गाइस, आज मैं रह के आई हूँ डामो कम्स टू मी मांगा के चैप्टर 63। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आए। चैप्टर के स्टार्टिंग में ताशाओ रिंकुशी को उदासी से हाथ आगे करके कहता है, मुझे वो कार्ड वापस दे दो, मैं तुम्हारी एक विश बना दूंगा। पर रिंकुशी उसका हाथ पकड़ लेता है। ये देख ताशाओ हैरान हो जाता है। रिंकुशी कहता है, आज रात मैं तुम्हारी एक बड़े विश बना दूंगा, क्या ये अच्छा नहीं है? रिंकू ताशा कहता है, तुम्हें तुम्हें कैसे पता? आज रात पर मेरा बर्थडे कर है। हाँ, वो अपने मन में कहता है, वैसे मैंने प्लान कर लिया था कि मैं कल रिंकुशी के साथ बाहर जाऊंगा, उसके साथ खाना खाकर अपना बर्थडे सेलिब्रेट करूंगा, ताकि मैं शाम दोनों की बर्थडे पार्टी को अवॉइड कर सकूं, जो कि रिंकुशी की मॉम ने प्लान की है उसकी बर्थडे पार्टी। रिंकुशी कहता है, बर्थडे का असली मजा तो रात 12 बजे ही आता है। हाँ, ये रात के 12 बजे ही ज़्यादा जोई वक्त होता है। ये सुन ताशाओ खुश हो जाता है। वो कहता है, हाँ, जो अपने ताशा अपने मन में कहता है, हाँ, जो न्यू 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 है, हम रात के 12 बजे सेलिब्रेट करते हैं। एक न्यू ईयर, हमारा एक नवा साल शुरू होता है। वैसे ही हमारा बर्थडे भी उसी रात के 12 बजे शुरू होता है। हमारी उस वक्त बहुत ज़्यादा ही एक जोरी समय चल रहा होता है। रात के 12 बजे वहाँ पर ही असली मज़ा आता है। और वो रिंकुशी को कहता है, हाँ, रात के 12 बजे आज रात मैं तुमसे बड़ा हो जाऊंगा। रिंकुशी कहता है, नहीं, मैं अभी भी तुमसे कुछ महीने बड़ा हूँ। ये सुनकर ताशा कहता है, हाँ हाँ, तुम मुझसे बड़े हो, ओके। हाँ, रिंकुशी वहाँ से जाते हुए कहता है, तुम पहले जाके खाना खा लो, मैं तुम्हें बाद में स्कूल से पिकअप कर लूँगा, अभी मुझे कुछ काम है। ताशा रिंकुशी को बाय करता है। अपने मन में कहता है, अब मुझे यांगडोर से ज़्यादा जायज़ी नहीं हो रही है उसके बर्थडे पार्टी को लेकर। मुझे ज़्यादा सारे फ्रेंड्स या फिर महंगे गिफ्ट की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मुझे बस एक छोटे से केक की ज़रूरत है, जहाँ उस बर्थडे पर जब मैं सेलिब्रेट कर रहा हूँ तो वहाँ पर रिंकुशी, मेरी बहन, मेरे फादर, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स और मेरे ख्याल से मेरे अडॉप्टिव फादर्स पेरेंट्स भी हों वहाँ पर, जो कि मुझे बर्थडे विश कर रहे हों। यही मेरे लिए बहुत ज़्यादा ही अच्छा है। नेक्स्ट सीन में रिंकुशी कैफ़े में बैठा हुआ था, जहाँ पर वो सिक्योरिटी सू से बात कर रहा था। सिक्योरिटी सू कह रही थी, अब वहाँ पर जो ज़्यादा साल वहाँ के जब 10 साल पुराना 16 साल पुराना जो एक्सीडेंट हुआ था, उस बारे में जो लोग जानते थे वो अब जिंदा नहीं हैं। काफ़ी सारे लोग वहाँ के मर चुके हैं। मैंने एक प्राइवेट डिटेक्टिव हायर किया था वहाँ की जो अंदर की खबरें जानने के लिए, और मुझे कुछ पता चल भी गया है। उस विलेज में एक और लेडी रहती हैं जो कि उस वक्त के बारे में जानती हैं। वो जो लेडी है वो पहले तो मुझे काफ़ी ज़्यादा ही दयालु लगी थी। जो सोंग शिन था उसने कुछ ऐसे किए और उसने सच बोल ही दिया। इस वीडियो को देखो तुम। रिंकुशी इस वीडियो को देखता है और वो अपने मन में कहता है, अब मुझे रियलाइज हो रहा है कि मैं कितना ज़्यादा कॉवर्ड हूँ। मैं इतना ज़्यादा डरपोक बस इसलिए हो रहा हूँ ताकि मुझे वो जो सच्चाई है वो ज़्यादा दर्द ना करे। मैं आई होप जैसा मैं सोच रहा हूँ वैसे सच्चाई ना निकले। हाँ, वो जो और लेडी थी वो कह रही थी,
वो जो ऑलरेडी कह रही थी। कुछ समय पहले एक पेंटिंग जो पेंटिंग करती थी एक गर्ल माई वेज में आई थी। वो माई वेज में आधा साल रुकी थी। वो टाओ फैमिली के घर पर रुकी थी। जो टाओ फैमिली की बहू थी वो उनके दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा ही अच्छी दोस्ती हो गई थी। वो दोनों ही प्रेग्नेंट थी उस वक्त। वो उन दोनों ने एक ही दिन पर अपने अपने बच्चों को जन्म दिया। मुझे अच्छे से याद है उस रात बहुत ज़्यादा ही बर्फ गिर रही थी। ग्रैंडमा टाओ मुझे और ग्रैंडमा रियो को लेने के लिए आई थी ताकि हम उनकी हेल्प कर सकें। पर जो टाओ फैमिली की जो बहू थी उसने अपने बेटे को जन्म 1 महीने पहले ही दे दिया था। जिस वजह से ग्रैंडमा रियो ने कहा था कि जो बच्चा है ये काफ़ी ज़्यादा ही कमज़ोर है, इसे बड़ा करने में प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। मुझे अच्छे से याद है उस उनके पोते के हाथ पर एक रेड कलर का बर्थ मार्क था जो ग्रैंडमा टाउ ने एक गलती कर दी थी। जो पेंटिंग करने वाली गर्ल थी उसने अपने बेटे को बर्थ देते समय बहुत ज़्यादा ही खून बहा दिया था, जिस वजह से वो उसकी डेथ हो गई थी। मुझे वो मरने से पहले उसने अपने बेटे को उनके हाथों में सौंप दिया था ताकि वो उसे वो टाओ फैमिली उसे उसके बेटे को अपने जो उसकी असली फैमिली को दे सके। और बाद में जब मैं टाओ फैमिली के घर पर गई थी उनके पोते को मिलने, तो मैंने देखा उनके पोते के हाथ पर वो रेड मार्क नहीं है। मुझे लगा कि मैंने कुछ गलत मुझे लग रहा है, इससे मैंने ग्रैंडमा रू से पूछा। उन्होंने बताया कि जो टाओ फैमिली का पोता था उसमें उसके हाथ पर एक रेड कलर का बर्थमार्क था, पर उस टाओ फैमिली के बेटे के हाथ पर कोई भी रेड कलर का बर्थमार्क नहीं था। तब मुझे पता चला टाओ फैमिली ने दोनों बच्चे को एक्सचेंज कर दिया है 24 रुपये। ग्रैंडमा रू ने मरने से पहले ये बात मुझे काफ़ी बार बताई, इससे मुझे काफ़ी ज़्यादा दुख लगा था। ये सुन रिंकुशी बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है। मुझसे काफ़ी ज़्यादा ही गुस्सा भी आ रहा था। और सू रिंकुशी को कहती है, हाँ कितनी बुरी बात है, जो बच्चे को सिटी में बड़ा होना चाहिए वो माउंटेन्स पर बड़ा हुआ है। उसकी मदर जब उसे देख रही होगी स्वर्ग से वो काफ़ी ज़्यादा ही दुखी होगी। रिंकुशी अपने मन में कह रहा था, मैं इन्हें कभी माफ़ नहीं कर सकूँगा। मैं ऐसी फैमिली को कैसे माफ़ कर सकता हूँ जो बूढ़े लोग जिन्हें सच्चाई पता थी, सब कुछ पता था, फिर भी उन्होंने कुछ भी नहीं किया। वो कभी भी फेंग शुई को तो कभी भी नहीं भूल पाए, पर जहाँ पर वो रह रही थी उसके बच्चे को अकेला छोड़कर आ गई। हाँ, उसे ताशा याद आता है जब वो पहले आया था स्कूल में पहले पहले और वो रिंकुशी से उसकी नोटबुक मांग रहा था, पर रिंकुशी ने मना कर दिया। और रिंकुशी माँ पे मन में कहता है, मैंने उसमें कुछ नोटिस किया था पर मैंने इग्नोर कर दिया। उसे वो भी पर याद आता है जिसमें वो ताशा को अकेला छोड़कर जा रहा था और वो कह रहा था, अगर फ्यूचर में मुझे कुछ भी कहना हो तो मुझे सीधे सीधे कह देना, इस तरह की बोरिंग ट्रिक्स का मत करना और यांगडोरो को अकेला छोड़ दो, उसका फायदा मत उठाना। रिंकुशी अपने मन में कहता है, वो भी सुमाई के पीछे कितना दर्द छुपाए रखता है। उसे याद आता है जब ताशा कह रहा था, अगर मैं तुमसे कहूँ कि इस वक्त मैं रोना चाहता हूँ और पर मेरे रोने के लिए कोई भी जगह नहीं है, क्या अब तुम्हें ठीक लग रहा है? मेरा बर्थडे किस्मत सारे दिन ही आता है,
क्या अगर मैं दर्द में हूँ तो क्या तुम मुझे देखने के लिए आओगे? रिंकोशी, मैं बहुत ज़्यादा ही हार्ड वर्क करूँगा ताकि मैं एक स्ट्रॉन्ग मैन बन सकूँ। रिंकोशी अपने मन में कहता है, हाँ, वो मेरे लिए इतनी दूर आ गया, पर वो कितना अकेला है। उसे वो भी याद आता है जब ताओ रिंकोशी को कह रहा था, अगर मैं कहूँ कि मैं तुम्हारे साथ ही बड़ा हुआ होता तो क्या तब भी तुम मुझे पसंद करते? रिंकोशी कहता है, हाँ, मुझे पर कुछ भी नहीं पता था, मैं अपने आप को भी कैसे माफ़ करूँ? उसे ऐसे देख सिक्योरिटी सू कहती है, कुशी। तभी रिंकोशी कहता है, क्या उन्होंने बताया कि वो कैसे बड़ा हुआ है? सिक्योरिटी सू कहती है, आखिर वो बच्चा वहाँ पर कैसे किस तरह बड़ा हो सकता है, ये तुम खुद ही सोचो। रिंकोशी अपने मन में कहता है, हाँ, उन्हें सब कुछ पता था कि वो उनका इसका हाँ, बच्चा नहीं है, पर क्या उन्होंने उसके साथ अच्छे से बिहेव किया होगा? रिंकोशी की आंखों में आंसू भी थे। वो अपने मन में कह रहा था, क्या किसी ने उसका ध्यान रखा होगा जब वो बीमार होगा? क्या जब बारिश हो रही होगी तो कोई उसको स्कूल से रहने के लिए किया होगा? उसे मीठा कितना ज़्यादा पसंद है, क्या किसी ने उसको कैंडी खरीद कर दी होगी? क्या किसी ने उसको मैरी मैरी क्रिसमस विश किया होगा? क्या किसी ने उसके लिए मेरे ताशा के लिए बर्थडे केक खरीदा होगा? रिंकोशी की आंखों में आंसू और गुस्सा दोनों ही झलक रहे थे साफ साफ। कहती सू कहती है रिंकोशी को एक वर्ड देकर, हाँ, वैसे एक और बात है, ताओ जियान ने उस जॉब से रिजाइन कर दिया है। मैंने कुछ जानने की कोशिश की पर मुझे कुछ भी पता नहीं चला। वैसे उसके कुलीग से मैंने सुना है कि ताओ जियान बहुत ही ज़्यादा जुआ खेलता था। उसने अपने ज़्यादातर पैसे उसमें ही घुमा दिए हैं। उसने अपना जो पर्स है वो क्या कहते गिरा दिया था, पर वो कभी भी जाने के लिए नहीं आया। ताओ और जियान उस अपने कुलीग से अच्छे से बिहेव भी नहीं करता था। ताशा और रिंकोशी उस वर्ल्ड को देखता है जहाँ पर ताशा की फोटो को फोल्ड किया हुआ था। ये देख रिंकोशी को और भी ज़्यादा शौक हो जाता है। ये देखकर वो जाने लगता है और वो सेक्रेटरी सू को थैंक्स कहता है। रिंकोशी बाहर जाकर देखता है कि बाहर बर्फ पड़ रही थी। सेक्रेटरी सू आती हैं, उसे छाता देकर कहती हैं, वैसे ये काफ़ी रख की बात है कि तुम अब उसके साथ हो, है ना? रिंकोशी वो छाता खोलता है, अपने मन में कहता है, वो बस इतनी दूर बस मेरे लिए आया है। हमें एक स्कूल का सीन दिखाया जाता है, ताशा के स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बच्चे कह रहे थे, देखो बर्फ पड़ रही है। ताशा भी बर्फ देखने के लिए आता है। वह विंडो के बाहर देख रहा था। उसकी आंखों में कुछ उदासी थी और यहीं पे हमारा चैप्टर एंड हो जाता है।